नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग कर रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 8 स्थानीय शासन और आज उसका लेक्चर नंबर 4। ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं था तो इसलिए आज के लेक्चर में 4 लेक्चर्स में ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे राज्य चुनाव आयुक्त की, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, या राज्य चुनाव आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन की हम लोग इसमें आज चर्चा करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन की, फिर 74वें संशोधन की और फिर 73वां और 74वां संशोधन किस प्रकार से आज कार्य कर रहा है, कितना सफल हुआ, क्या क्या कमियां हैं, उन सभी पर हम लोग विस्तार से चर्चा आज करेंगे। और एक सफल स्थानीय शासन की कहानी जो बोलीविया की है वहां की भी आज चर्चा करने जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। राज्य चुनाव आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमीशन। बच्चों देखिए, अपन पहले भी मैं आपको ये चीज कह चुका हूं कि जब भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ और 1950 में लागू हुआ तो उसमें एक चुनाव आयोग की चर्चा करी गई थी जो था भारतीय निर्वाचन आयोग या भारतीय चुनाव आयोग, जिसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देश में होने वाले सभी चुनावों की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें से कौन कौन से चुनाव थे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, राष्ट्रपति जी के जो चुनाव होंगे वो कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा, ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग कराएगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति जी के भी जो चुनाव होंगे वो कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। राष्ट्रपति जी के चुनाव कैसे होते हैं और उपराष्ट्रपति जी के चुनाव कैसे होते हैं, इन दोनों के ऊपर अपन ने विस्तार से एक पूरा वीडियो बना रखा है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए, पता चल जाए कि किस प्रकार से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद हम बात करते हैं लोकसभा के जो चुनाव होंगे वो कौन कराएगा? भारतीय निर्वाचन आयोग कराएगा। उसके बाद राज्यसभा के चुनाव कौन कराएगा? बोले भारतीय निर्वाचन आयोग कराएगा। राज्यसभा के चुनाव भी किस प्रकार से होते हैं तो हमने चैप्टर में पढ़ रखा है, जब हमने चुनाव वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं विधानसभाओं की, जो कि सभी राज्यों में 28 के 28 राज्यों में विधानसभा है, उनके चुनाव कौन कराएगा? बोले निर्वाचन आयोग कराएगा। और 6 राज्यों में विधान परिषद है, बोले उनके चुनाव कौन कराएगा? बोले उनके भी निर्वाचन आयोग कराएगा। तो 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ उस समय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इनके चुनाव कराने के लिए एक ही चुनाव संस्था थी जिसे हम भारतीय निर्वाचन आयोग या भारतीय चुनाव आयोग कहते हैं। परंतु जब 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन करा गया तो यह सोचा गया कि अब पंचायती राज की और नगर पालिकाओं के सरपंच की, पार्षदों की, सरपंच महापौर की, अध्यक्ष की, सभापति की, इनके चुनाव की जिम्मेदारी के लिए एक अलग से संस्था बननी चाहिए और जो अलग से संस्था बने वो राज्य चुनाव आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग होनी चाहिए। ये पूरी कहानी इसलिए मैंने आप लोगों को समझाई बच्चों कि जब एमसीक्यू सवाल आते हैं और ये लिखा जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग किसके चुनाव आयोजित करवाता है, ऑप्शन में दे दे कि राज्य की विधानसभा, राज्यसभा, ऑप्शन सी ए और ब दोनों और डी इनमें से कोई नहीं, तो बच्चों को लगता है कि राज्य की विधानसभा, राज्य से राज्य और राज्य की विधानसभा, तो भैया आंसर गलत हो जाएगा। कोई कनेक्ट कर ले राज्य से राज्य और राज्यसभा तो भी आंसर गलत हो जाएगा। राज्य चुनाव आयोग की चुनाव कराने की जिम्मेदारी है स्थानीय, लोकल गवर्नमेंट के लिए जो चुनाव होंगे, स्थानीय शासन के लिए जो चुनाव होंगे उसके चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। इसमें दोनों आ जाएंगे, पंचायती राज के भी आ जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के नगर परिषद, नगर पालिका, दोनों के चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य चुनाव आयोग की है। बच्चों बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा, कंफ्यूजन कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। आप हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि अगर हम इतना सा पढ़े, वो भी ऐसा पढ़े कि उसमें से कुछ ना छूटे, वो बेहतर हम लोग पढ़ ले। इतना पढ़ने की जगह अच्छा है कि इतना पढ़े। अगर आप दिन में एक एक लेक्चर भी देखते हैं तो एक एक लेक्चर बहुत अच्छे से देखें। और आप अगर 11th में भी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए तो 12th में जाने के बाद भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, 12th में, 12th के बाद भी जब भी आपको कभी समय मिले तो 11th की दोनों बुक्स के जो लेक्चर्स है वो आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये लेक्चर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही दोनों बेहतरीन किताबें हैं। चलिए जानते हैं कि संविधान में क्या क्या प्रावधान करे गए। प्रदेशों के लिए जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। देखिए वर्ड्स को हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आयुक्त लिखा है और यहां पर भी आयुक्त लिखा है। आयुक्त का मतलब होता है बच्चों कमिश्नर। क्या होता है? कमिश्नर। कमिश्नर एक पोस्ट होती है, जैसे आपने सुना होगा पुलिस में कमिश्नर होता है, तो ये पोस्ट है बेटा। और राज्य चुनाव आयुक्त एक पोस्ट, मतलब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को किस, कौन सी पोस्ट पे स्टेट इलेक्शन कमीशन बनेगा?
भाई पहले राज्य चुनाव आयोग बना और उसमें जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा उसको क्या कहा गया है, राज्य चुनाव आयुक्त कहा गया है, ठीक है, उसको कमिश्नर कहा गया है। तो प्रदेशों के लिए जरूरी है कि एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करे। तो अरे राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कब करोगे, जब पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाओगे, राज्य चुनाव आयोग बनाओगे। तो मतलब राज्य चुनाव आयोग बना और फिर उसमें एक राज्य चुनाव आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करा जाए, ये जरूरी है। इस आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी और इस आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज स्थानीय शासन में दोनों होंगी। अब भी हम लोग जो कल वाला टॉपिक है 73वां संविधान संशोधन उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी जब 74वें में आएंगे तो 74वें में भी राज्य चुनाव आयोग की बात आ जाएगी। ये सेम संस्था है, यही पंचायत के चुनाव कराएगी, यही नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के चुनाव भी कराएगी। पहले ये काम प्रदेश का प्रशासन करता था जो प्रदेश की सरकार के अधीन होता था। देखो अब 1992 से पहले भी कुछ राज्यों में चुनाव हुआ करते थे। वो काम कौन करता था, प्रशासन करता था। प्रशासन का मतलब क्या हो गया, जैसे कलेक्टर हो गए, ठीक है, वहां का लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो हो गए, वो किसके अधीन है, वो सरकार के अधीन है। सरकार की इच्छा हुई तो करवाए, नहीं तो नहीं करवाए, ठीक है। यह बात हम लोग देख रहे हैं, साल में हो रहे, 1.5 साल में कभी इच्छा हो रही तो हो रहे, कभी नहीं हो रहे, सरकारों को बीच में भंग कर दिया जा रहा है। तो प्रशासन करवाता था और प्रशासन सरकार के अधीन था, तो इसलिए नियमित रूप से चुनाव भी नहीं होते थे और सही चुनाव भी नहीं होते थे। अब भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त ऑटोनमस है। मतलब जिस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग का आयुक्त कमिश्नर, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कमिश्नर है वो बिल्कुल आजाद है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो विधायिका, कार्यपालिका किसी के भी दबाव में नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से राज्य का भी जो चुनाव आयुक्त होगा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा, वो भी स्वायत्त है, मतलब ऑटोनॉमस है, वो भी किसी के दबाव में नहीं है, वो भी किसी के प्रेशर में नहीं है। वो बिल्कुल फ्री होकर के, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हम कहते हैं ना, साफ सुथरे निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, वो निष्पक्ष चुनाव कराएगा। वो सरकार के दबाव में भी नहीं है, वो विधायिका के दबाव में भी नहीं है, वो किसी के भी दबाव में नहीं होगा। बहरहाल प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी है और जो प्रदेश का चुनाव आयुक्त रहेगा वो एक स्वतंत्र अधिकारी है, मतलब किसी के दबाव में नहीं है। उसका अथवा उसके कार्यालय का संबंध भारत के चुनाव आयोग से भी नहीं होता। तो यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग और स्टेट इलेक्शन कमीशन, इन दोनों में कोई ऐसा लिंक नहीं है भैया। ये अपने अलग हैं और ये अपने अलग है। ये 6 चुनाव करवाते हैं, किस किस के, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ओके, विधानसभा, विधान परिषद। तो 6 चुनाव कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन कराता है। और ये कौन कौन से करवाते हैं, पंचायती राज के और शहरी, मतलब अर्बन लोकल गवर्नमेंट के ये चुनाव करवाते हैं, ठीक है ना। फिर बात करते हैं राज्य वित्त आयोग की, स्टेट फाइनेंस कमीशन। देखिए अब अगर किसी को हमने कर्तव्य सौंपा है तो अधिकार देना बहुत जरूरी है। और अब यहां पर मतलब क्या हुआ इसका, हमने कर्तव्य सौंपा स्थानीय सरकारों को, आपको ये काम करना, आपको ये काम करना, ये काम करना है। तो अब उसके लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसे का आवंटन करने के लिए एक सही निष्पक्ष आयोग का होना आवश्यक है। भारत के संविधान ने वित्त आयोग का गठन हर 5 साल के लिए करवाया कि हर 5 साल में राष्ट्रपति जी वित्त आयोग का गठन करेंगे और फिर वो वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कि इस प्रकार से संसाधन, इस प्रकार से टैक्स का बंटवारा होना चाहिए, ये सुझाव सरकार को देगा। यहां पर भी फिर जब 73वां 74वां संविधान संशोधन करा गया उसके तहत राज्य वित्त आयोग की स्थापना करी गई, स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना करेगी। अब राज्य वित्त आयोग को यह काम सौंपा गया कि आपको 2 काम करने हैं। देखो 2 कामों में पहला काम तो क्या है कि राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच में धन को आवंटित करना है। किस किस के बीच में, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। वहां पे केंद्र और राज्य के बीच में हो रहा था, यहाँ पे राज्य और स्थानीय सरकार के बीच में आपको धन का आवंटन करना है, वित्त फाइनेंस को बांटने का काम करना है। और बोले दूसरा क्या करना है सर जी, बोले दूसरा ये करना है कि पंचायती राज, पंचायत और शहरी, इन दोनों के बीच में भी तो आवंटन करना है। भाई पंचायतों को कितना पैसा देना है और शहरी जो नगर परिषद है, नगर पालिका है, उनको कितना पैसा देना है। तो एक तो राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच में विभाजन करना वित्त का, और दूसरा स्थानीय सरकार में भी पंचायत और शहरी के बीच में विभाजन करना, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले यहां पर और फिर यहां पर कि मैं पंचायत को इतना पैसा दो, पंचायत में ये डेवलपमेंट कराओ और शहरी इलाकों में ये डेवलपमेंट कराओ। तो ये दोनों काम राज्य वित्त आयोग करेगा। आइए जानते हैं। प्रदेशों की सरकारों के लिए हर 5 वर्ष में एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है। अब जैसे वित्त आयोग का गठन केंद्र में कौन कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो कार्य राष्ट्रपति जी केंद्र में करते हैं वह के सारे कार्य राज्यपाल जी कहां पर करते हैं, राज्य में करते हैं। तो यहां पर राज्य वित्त आयोग की
गठन कौन करेगा? राज्यपाल जी करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं। क्या कहते हैं? गवर्नर कहते हैं। तो प्रदेशों के लिए, सरकारों के लिए जरूरी कर दिया कि हर 5 साल में प्रादेशिक वित्त आयोग, ठीक है, प्रादेशिक मतलब उस प्रदेश का वित्त आयोग, रीजनल जो फाइनेंस कमीशन होता है वो बनाना जरूरी कर दिया गया। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा। यह आयोग क्या करेगा? स्थानीय शासन की जो संस्था है, स्थानीय शासन की संस्थाओं का मतलब भाई ग्राम पंचायत हो गई, पंचायत समिति हो गई, जिला परिषद हो गई, नगर पालिका, नगर परिषद हो गई, इनकी आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा कि इनको कितना पैसा चाहिए, कितना ये लोग लगा रहे हैं, कितने की इनको आवश्यकता पड़ सकती है, ये सारी जानकारी लेना इनकी जिम्मेदारी है। यह आयोग एक तरफ तो प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच, देखिए अब जो बात मैंने आपको समझाई थी, एक तरफ तो प्रदेश मतलब राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच, मतलब स्थानीय सरकार के बीच में, और दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे। राजस्व का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू। राजस्व का मतलब क्या होता है बच्चों? रेवेन्यू। रेवेन्यू वर्ड जनरली जो यूज करा जाता है वो सरकार की इनकम के लिए करा जाता है बच्चों। जब हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, 12th की अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, उसमें आप बहुत अच्छे से इन चीजों से वाकिफ रहोगे। राजस्व रेवेन्यू जो है वो सरकार की इनकम को दर्शाया जाता है। और आपने बहुत सी बार देखा होगा कि कर लिखा हुआ आता है, कर और गैर कर। कर आप सभी जानते हैं टैक्स होता है, तो टैक्स से जो सरकार को इनकम मिलती हो वो, और जो टैक्स के बिना जैसे स्कूलों में फीस जमा करा रहे हैं और चालान कट रहे हैं, ये सब कुछ गैर कर में आ जाता है। दोनों मिलाकर करके हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चों? राजस्व कहते हैं। तो जो सरकार का राजस्व होगा, जो सरकार के पास इनकम आएगी, उसका बंटवारा करेगी कि राज्य सरकार को कितना देना है और स्थानीय सरकार को कितना देना है, और फिर जो स्थानीय के पास आई उसमें ग्रामीण स्थानीय को कितना देना है और शहरी स्थानीय शासन को कितना देना है, ये काम कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग करेगा बच्चों। इस पहल के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला ना बने। तो यहां से राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया, पॉलिटिकल से इसको बिल्कुल अलग कर करके एक ऑटोनोमस हम कह सकते हैं, एक स्वायत्त संस्था यहां पर बना दी गई, जो कि बिल्कुल फ्री है और वो बिल्कुल सही रूप से जो धन का आवंटन है वो कर देगी, जिससे कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय शासन का भी विकास होगा। यहां तक हमारी जो कहानी थी वो 73वें संविधान संशोधन की थी, 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं 74th अमेंडमेंट की, 74वां संशोधन। 74वें संशोधन में जो बात होती है, जो जिक्र होता है, वो होता है शहरी शासन व्यवस्थाओं का। जैसा का जैसा जितनी व्यवस्था है 73वें संविधान संशोधन में करी गई, सेम टू सेम कॉपी जो है 74वें में करी गई, वही सारी बातें 74वें में भी लिखी गई है कि नियमित चुनाव कराना, आरक्षण की व्यवस्था, ठीक है, और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होंगे, राज्य चुनाव आयोग होगा, राज्य वित्त आयोग होगा, ठीक है, महापौर, ये सारी व्यवस्था यहां पर भी देखने को मिलेंगी। संविधान के 74वें संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासन के निकाय अर्थात नगर पालिका से है। तो संविधान का जो 74वां संशोधन है वो किससे जुड़ा हुआ बच्चों? शहरी स्थानीय शासन व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? शहरी स्थानीय शासन व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। मतलब मैं कहूं तो नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका से। अब शहरी इलाका किसे कहते हैं? मुंबई अथवा कोलकाता जैसे बड़े महानगरों को पहचानना बहुत आसान है। देखिए, महानगर भी जो जनरली डिस्क्राइब करे जाते हैं ना बेटा, वो पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर ही करे जाते हैं कि भैया वहां पर जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, तो मुंबई और कोलकाता जैसे जो बड़े महानगर है उनको तो पहचानना बहुत आसान होता है, लेकिन जो शहरी इलाके गांव और नगर के बीच के होते हैं उन्हें पहचानना बहुत इतना आसान नहीं होता है, बहुत ज्यादा कठिन होता है। देखो, अब हम जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, इनका तो नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या तो हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी, खूब लोग होंगे, भागम भाग वाली लगी होगी जिनकी, तो हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन बन जाता है। पर एक जो ज्यादा डेवलप्ड भी नहीं है, ज्यादा बैकवर्ड भी नहीं है, तो हम उन एरियाज को नहीं पहचान पाते कि वो शहर है, वो उनको गांव में रखे, उनको कस्बों में रखे, उनको नगरों में रखे। देखिए, एक जैसे मैं अगर कहूं, दो चीजें हम जनरली देखते हैं, एक गांव और एक नगर। नगर को हम शहर भी कह सकते हैं, ठीक है, और नगर भी कह सकते हैं, नगर शहर दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो अब गांव और नगर, गांव का एक अर्थात हमारे दिमाग में जो छवि बनती है वो ये बनती है कि लंबे लंबे लोगों के मकान होंगे, खेतीबाड़ी का काम होता होगा, दूध बेचने का काम होता होगा, हर घर में गाय भैंस बंधी होगी, ठीक है ना, खेतीबाड़ी पे लोग ज्यादा निर्भर होंगे। ये गांव का एक नॉर्मल सा हमारे दिमाग में सीन बनता है। जब हम बात करते हैं नगर की, तो नगर में क्या है कि नगर में वही बड़ी बड़ी थोड़ी फैक्ट्रियां हो, ठीक है, लोग खेतीबाड़ी पर कम आश्रित हो, ठीक है, लोगों के पास जो मकानों की जगह हो वो इतनी ना हो, ठीक है, लोगों की भागम भाग जीवन चल रहा हो, ये सब कुछ। इसके बीच का एक कहीं ना कहीं मैं जो अपने जीवन में मानता हूं वो एक आता है कस्बा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टाउन। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टाउन कहते हैं। ठीक है, इसको विलेज कहते हैं, इसको सिटी कहते हैं,
और इसको हम लोग टाउन कहते हैं। कस्बा इन दोनों के मध्यस्थता वाला है, जहां पे ना तो वो पूरा गांव से नगर बना है और ना नगर से वो पूरा गांव है। मतलब कुछ गुण उसमें गांव वाले हैं और कुछ गुण उसमें नगर वाले हैं, तो वो कस्बा वो टाउन हो जाता है। बहुत सी जगह ऐसा देखने को भी आपको मिलता होगा, ठीक है ना, कि भाई ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही पिछड़ा इलाका हो या बिल्कुल ही वहां कोई सुविधाएं नहीं हो, और ऐसा भी नहीं कि संपूर्ण सुविधाएं वहां पर मिलती, तो वो कस्बा वाला इलाका आ जाता है। भारत की जनगणना में शहरी इलाके की परिभाषा करते हुए जरूरी माना गया कि ऐसे इलाके, अब देखो अब कुछ आधार तय करने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ आधार। जैसे अब मैं आज एक बात कहूं कि आज आप लोगों के भी एक आधार है कि भाई 100 में से 33 नंबर से नीचे जिस भी बच्चे के आएंगे वो बच्चा फेल कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? 100 में से 33 नंबर से जिसके भी नीचे आए वो बच्चा एक फेल कहलाएगा। ये हमने एक आधार तय कर दिया कि इससे कम वाला बच्चा फेल होगा और इससे ऊपर वाले बच्चों को फिर रैंकिंग दी जाएगी। तो इस प्रकार से कौन सा गांव होगा, कौन सा नगर होगा, कौन सा कस्बा होगा, कहां पे नगर पालिकाएं होंगी, कहां पे परिषद होगी, कहां पे नगर निगम होगी, उसके लिए एक आधार तय करा गया है। और आधार में क्या बोला गया कि अगर शहर की बात कर रहे हो, शहर की परिभाषा क्या होगी? कम से कम 5000 की जनसंख्या हो, कम से कम वहां पे 5000 लोग रहते हो। इस इलाके के कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेतीबाड़ी के काम से अलग माने जाने वाले पेशे में हो। देखो 5000 की जनसंख्या और वहां पे टोटल जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें से 75% से ज्यादा लोग खेतीबाड़ी में काम ना कर रहे हो, ठीक है। मतलब 75% से अधिक लोग ऐसे हो जो खेतीबाड़ी में काम ना कर रहे हो, मतलब 20 से 25% लोग वहां खेतीबाड़ी में काम कर रहे हो, तो ठीक है। अब एक खेतीबाड़ी का कॉन्सेप्ट शहर वाले में क्यों जोड़ा गया? मैंने आपको क्या कहा कि गांव से हमारी छवि कृषि की बनती है, गांव कृषियों के लिए जाना जाता है और शहर जो है वो उद्योगों के लिए जाना जाता है बच्चों, ठीक है। नगरों में उद्योगों का विकास होता है और गांवों में कृषि का विकास होता है। तो अब अगर वहां पर अभी भी 40% 50% लोग अगर कृषि का काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो अभी इतना विकसित नहीं हुआ, वहां पर गांव वाला इलाका है और विकसित या अविकसित या विकासशील की बात नहीं है। अगर वहां पे कृषि हो रही है, उस एरिया में कृषि हो रही है, तो वो भी जरूरी है, वो भी होने देनी चाहिए। तो पर अगर वहां पे 5000 की जनसंख्या है और 75 कम से कम 75% खेतीबाड़ी के काम से जो अलग काम कर रहे हो वो, और जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, मतलब हर किलोमीटर में 400 लोग तो कम से कम रहने ही चाहिए, ठीक है। 400 लोग रहने का मतलब बिल्कुल गज 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 एक साथ मिलजुल करके रहने चाहिए। तो 5000 की जनसंख्या, 75% से कम लोग खेतीबाड़ी के से दूसरा काम कर रहे हो और 400 का जो जनसंख्या का घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी उसको कहा जाता है। तो हर वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो कम से कम 400 से ज्यादा लोग वहां रहने चाहिए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31% जनसंख्या शहरी इलाके में रहती है। तो 2011 की अगर जनगणना के अनुसार देखें तो 31% जो जनसंख्या है वो शहरी इलाके में रह रही है। अनेक रूपों में 74वें संशोधन में संविधान के 73वें संशोधन का दोहराव है, लेकिन ये संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल दी कि 74वें संशोधन में अधिकतम जो चीजें हैं वो 73वें वाली दोहराव है, मतलब रिपीट करी गई है। रिपीट करी गई, क्या क्या करी गई वो बता देंगे भी, परंतु वो ग्रामीण क्षेत्र पे लागू हो रहा था और ये शहरी क्षेत्र पे लागू होगा। 73वें संशोधन के सभी प्रावधान मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, तो यहां पर प्रत्यक्ष चुनाव है 73वें में, ग्राम पंचायतों में यहां पर भी होंगे। आरक्षण की व्यवस्था वहां पर भी है, यहां पर भी होगी। विषयों का हस्तांतरण, ठीक है, विषयों का हस्तांतरण वहां पर भी था और यहां पर भी है। प्रादेशिक चुनाव आयोग, ठीक है, तो वो राज्य चुनाव आयोग जो है वो यहां भी काम करेगा। प्रादेशिक वित्त आयोग तो राज्य वित्त आयोग यहां भी काम करेगा। 74वें संशोधन में शामिल है तथा नगर पालिकाओं पर भी लागू होते हैं। संशोधन के अंतर्गत इस बात को अनिवार्य बना दिया गया कि प्रदेश की सरकार कुछ एक निश्चित कार्य करने की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय शासन की संस्थाओं पर छोड़ दे। ये कार्य संविधान की 12वीं अनुसूची में लिखे गए हैं और अब इसमें संविधान में यह बात तय कर दी गई कि राज्य सरकारें कुछ काम शहरी स्थानीय शासन को सौंप दे और वो कार्य कौन कौन से होंगे वो कहां लिखे गए हैं, 12वीं अनुसूची में लिखे गए हैं। 12th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको लिख दिया गया है। और कमेंट बॉक्स में आज कमेंट करके बताइएगा कि पंचायती राज के जितने भी कार्य हैं वो कौन सी अनुसूची में डाले गए हैं, जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में कौन सी में डाले गए। 73वें और 74वें संशोधन का क्रियान्वयन, ठीक है। अब इंप्लीमेंटेशन देखते हैं कि 73वां और 74वां संशोधन करके संविधान में संशोधन कर दिया गया और कितना वो सफल रहा, क्या क्या कमी रही। अगर हम लोग देखें 1993 से देखते हैं, 1993 से अगर हम लोग देखें तो भाई एक चुनाव 93 में हो जाए, एक 98 में हो गए होंगे, एक 2003 में, एक 2008 में, एक 2013 में,
एक 2018 में और एक मान लीजिए 2023 में हो गए होंगे या होने वाले होंगे के। तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब लगभग हम कह सकते हैं कि अभी तक 5 से 6 बार चुनाव तो हर राज्यों में ग्राम पंचायतों के सही रूप से हो गए होंगे संशोधन के बाद। तो अब क्या स्थितियां हैं, कितनी बेहतर स्थितियां हैं, क्या क्या कमियां हैं जिनको भी हमें सुधारने की आवश्यकता है, आइए देखते हैं। आज ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या 600 से ज्यादा है। तो आज भारत में जिला पंचायत कितनी है, जिला पंचायत है जिला परिषद जो हाईएस्ट लेवल है ग्राम पंचायत पंचायत राज का, उस 600 से ज्यादा है। मध्यवर्ती अथवा प्रखंड स्तरीय पंचायत कितनी है, 6000 है। और ग्राम पंचायतों की संख्या 2,40,000 है आज भारत में। मतलब ग्राम पंचायत 2,40,000, 6000 प्रखंड समितियां या पंचायत समितियां और 600 जिला परिषद या जिला पंचायत है बच्चों। शहरी भारत में 100 से ज्यादा नगर निगम, 1400 से ज्यादा नगर पालिका और 2000 से ज्यादा नगर पंचायत मौजूद है। ये मैंने आप लोगों को कल भी बोला था कि नगर निगम होता है, नगर परिषद होती है और नगर पालिकाएं होती हैं, ठीक है। तो 100 से ज्यादा नगर निगम है, कहीं कहीं पे नगर पालिकाओं को ऊपर रख करके नीचे नगर पंचायत रखा जाता है, तो 2000 नगर पंचायत है। हर 5 वर्ष में इन निकायों के लिए 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है, 13 लाख महिलाएं हैं। देखो हर 5 वर्ष में 32 लाख लोगों को चुना जाता है। बेटा ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। 32 लाख कुछ देशों की जनसंख्या नहीं है जितने हम सिर्फ और सिर्फ स्थानीय शासन पे लोगों को चुनकर के भेज रहे हैं। 32 लाख लोग, ठीक है ना, और 13 लाख महिलाएं हैं। ये जो आरक्षण का प्रावधान करा गया, ठीक है, उसकी ताकत है, प्रतिनिधित्व की ताकत है कि 13 लाख महिला हैं। 32 लाख में से आज 13 लाख महिलाएं निर्वाचित होकर के जा रही हैं। यदि प्रदेशों की विधानसभा तथा संसद को एक साथ रखकर देखें तो भी इनमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या 5000 से कम बैठती है। देखो आप लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के सांसदों को मिला लो और देश में जितनी भी विधानसभाएं हैं उनमें जितने भी विधायक बैठते हैं उन सबका टोटल कर लो तो भी 5000 से कम लोग ही चुन रहे हैं। हम लोग 5000 से कम लोग ही चुन रहे हैं और यहां पर हम कितना 32 लाख लोगों को चुन रहे हैं। मतलब स्थानीय शासन आने के बाद क्या हुआ है कि जो लोगों को, जो जनप्रतिनिधियों की संख्या है वो बढ़ गई है, जो काम है वो आसानी से अब होने लगे हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है, ठीक है। तो निर्वाचित जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, उनका क्या है बिल्कुल क्लियर होगा। तो 32 लाख आज है, 5000 संसद और विधानसभाओं की मिलाकर करके है और स्थानीय स्तर को लाने के बाद भारी इजाफा हुआ है और इजाफा आज आपको देखने को मिल रहा है 32 लाख, उसमें से 13 लाख महिलाएं। पर देखिए कुछ जो कमियां हैं वो कमियां भी देखेंगे अभी, जैसे ग्राम सभा की नियमित बैठकें ना होना। और एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कि हमें जो भी पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ना है बच्चों। आज इसमें से मैं ये वाला चैप्टर जब मैंने पढ़ाना शुरू कराया, मैंने ये चीज देखी कि काफी कुछ आप लोग 10th में पढ़ चुके हो। इससे पहले संघवाद वाले में भी काफी कुछ आप लोग 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है। अभी आए हम चर्चा करेंगे बोलीविया की। बोलीविया का आपने क्लास 10th की पॉलिटी में चैप्टर 5 में जिक्र करा है अपने बोलीविया का जल संघर्ष के बारे में, ठीक है, जल के बारे में जो वहां का निजीकरण हुआ था उसकी चर्चा करें। तो काफी कुछ अगर जिन्होंने 10th में फोकस से पढ़ा होगा आज उनको ये चीजें बिल्कुल आसान सी लग रही होंगी। 32 लाख के आंकड़े की जिक्र हम लोग वहां पर भी कर चुके थे, ठीक है ना। वहां पर भी हमने ये बात कही थी कि 10 से 12 लाख के बीच में महिलाएं निर्वाचित होकर के जा रही है। तो मतलब आपका आधार कहीं ना कहीं वही बन गया था। और चलिए अभी तक आपने चीजों को सही से नहीं देखा, सही से नहीं पढ़ा, परंतु वो कहते हैं ना जब जागे तभी सवेरा है। अब भी आप उठ जाइए, अभी भी आप जग जाइए और अब से जो भी चीजें पढ़ें वो बेहतर ढंग से पढ़ें, इस प्रकार से पढ़ें, इस प्रकार से समझे चीजों को कि आप इन फ्यूचर लाइफ तक आगे तक आपको काम आए। कभी मान लीजिए ऐसे ही आप कहीं बैठे हों और विचार विमर्श में चर्चा चल जाए कि यार पंचायती राज और ये सब ठीक है, कोई कहने नहीं खराब है, तो आप लोगों को बता सकते हो कि इसकी अच्छाइयाँ और इसकी बुराइयाँ ये हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं और इसके नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं, ठीक है ना। हमें हमेशा एजुकेशन इसलिए नहीं लेनी चाहिए कि हम अच्छे मार्क्स ला करके एक अच्छे पद पे बैठ जाए, वो तो एक उद्देश्य है ही, परंतु उसके साथ हमारा जो व्यवहारिक ज्ञान है वो व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए और हम अपनी बातों को लोगों को एक्सप्लेन कर सकें, हम हमारा पक्ष रख सकें, इस प्रकार के व्यक्तित्व हमारा विकसित होना चाहिए। यह बात एकदम जाहिर है कि 73वें और 74वें संशोधन ने देश भर की पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं की संस्थाओं की बनावट को एक सा किया है। तो देखो 73वां और 74वां संविधान संशोधन से क्या हुआ है, पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिकाएं दोनों की एक जैसी बनावट है, दो को डिफरेंस नहीं है, आपको लगभग सब कुछ सेम देखने को मिलेगा।
इन स्थानीय शासन संस्थाओं की मौजूदगी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। देखिए, भारत जैसे बड़े विशाल देश में जहां पे इतनी बड़ी विविधता है, बहुत अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, और वहां पर स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट की स्थापना होना और आदिवासी क्षेत्रों में भी लोकल गवर्नमेंट की स्थापना होना, ये सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कह रहा हूं ना कि 32 लाख हम सिर्फ और सिर्फ चुन रहे हैं बेटा, काफियों की तो जनसंख्या नहीं है, 32 लाख बड़ी बात होती है बेटा। इससे शासन में जनता की भागीदारी के लिए मंच और माहौल तैयार हुआ है। तो इससे शासन में जनता की भागीदारी, अब देखिए क्या होता है कि हर कोई व्यक्ति सांसद से नहीं मिल सकता, विधायक से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता, परंतु अब लोगों को क्या है कि अपने सरपंच के पास जाने का मौका है, पार्षद को बोलने का मौका है, महापौर को बोलने का मौका है। और आज एक बात बताइए, जैसे आज मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं, मैं जिस वार्ड में रहता हूं, कम से कम लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग जानते होंगे, नो डाउट। तो मैं भी क्या है, कल को चुनाव में खड़ा होने की सोच सकता हूं, मैं भी भागीदारी कर सकता हूं। हर कोई व्यक्ति विधायक या सांसद की नहीं सोच सकता, पर हाँ, आज मैं पार्षद बनने की तो सोच ही सकता हूं कि हाँ यार मैं पार्षद बन जाऊं, क्योंकि मेरे वार्ड के लोग मुझे जानते हो। आप जिस गांव में रहते हो सकता है कि आपकी इच्छा हो, क्या नहीं, मैं अब 21 साल का हो गया हूं, अब मुझे सरपंच के चुनाव लड़ लेने चाहिए, क्योंकि गांव के काफी लोग मुझे जानते हैं, मेरा अच्छा व्यवहार है। तो लोगों को क्या है कि जनता को शासन में भागीदारी करने का एक अच्छा खासा मौका मिल गया। और अगर मैं ग्राम पंचायतों में बात करूं, ग्राम सभा, डायरेक्ट भागीदारी करने का मौका मिला है। आपकी ग्राम पंचायत पर नजर है कि ग्राम पंचायत क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तो डायरेक्ट आपको एक मंच, एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक माहौल मिला है, जिससे कि आप शासन में आप डिसीजन ले सको, आप उन फैसलों को प्रभावित कर सकते हो। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण स्थानीय निकायों में महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी सुनिश्चित हुई है। देखिए बेटा, ये वाले पॉइंट्स हो गए, जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट तो आप ये क्या है, ये सफलता है स्थानीय शासन की, एक ये हो गया। दूसरा, यहाँ पर महिला सशक्तिकरण, ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था के कारण क्या हुआ है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी सुनिश्चित हुई है, काफी महिलाएं आज पहुंच रही हैं, ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट है। इस कारण निर्वाचित महिलाएं जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों पर आसीन हुई है। तो अब काफी महिलाएं अध्यक्ष भी बनी हैं, काफी महिलाएं सरपंच भी बनी हैं, ठीक है। और इसका पर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो उनके घर में जो पुरुष होते हैं वही सारे काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब सीट महिला की आती है तो महिला को चुनाव लड़ा देते हैं, परंतु सारे के सारे काम पुरुष ही करते हैं। परंतु काफी जगह ऐसा भी है कि महिला खुद पावर होल्ड करके चल रही है, ये एक बहुत अच्छी बात है। आज कम से कम 200 महिलाएं जिला पंचायतों के अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो जिला परिषदों के अध्यक्ष हैं 200 महिलाएं, 2000 महिलाएं प्रखंड और तालुका पंचायत के अध्यक्ष, ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच की संख्या 1,80,000 है बच्चों। देखिए, महिला सरपंच गांवों में जितने सरपंच हैं उसमें 1,80,000 संख्या महिलाओं की है। नगर निगमों में 30 महिलाएं मेयर, महापौर है, तो 30 महिलाएं जो है वो महापौर है। अभी हमारे राजस्थान से अजमेर में भी जो मेयर है वो महिलाएं ही हैं। नगर पालिकाओं में 500 से ज्यादा महिलाएं अध्यक्ष पद पर है, ठीक है। तो ये देखिए कि जो स्थानीय शासन पर है वो किस प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण में फायदेमंद रहा है। लगभग 650 नगर पंचायतों की प्रधानी महिलाओं के हाथ में, तो अब जो नगर पंचायत है वहां की प्रधान महिला है। संसाधनों पर अपने नियंत्रण की दावेदारी करके महिलाओं ने ज्यादा शक्ति और आत्मविश्वास अर्जित किया है। तो संसाधनों पर अपना नियंत्रण, कंट्रोल उन्होंने किया है और ज्यादा शक्ति और आत्मविश्वास अर्जित किया है। इन संस्थाओं में महिलाओं की मौजूदगी के कारण बहुत सी स्त्रियों की राजनीति के काम धंधे की समझ पैनी हुई है, ठीक है। तो अब इन संस्थाओं के कारण महिलाएं धीरे धीरे पार्टिसिपेट करने लगी, तो उनको राजनीति के बारे में नॉलेज पता लगा, लोकतंत्र के बारे में पता चला, चुनाव के बारे में, तो प्रक्रियाओं में अब वो बेहतर हो रही है। सब अनेक मामलों में पाया गया है कि स्थानीय निकायों के विचार विमर्श में महिलाओं की मौजूदगी उसमें नया परिप्रेक्ष्य जोड़ती है और चर्चा ज्यादा संवेदनशील होती है। अब देखिए, अब अनेक मामलों में क्या है कि स्थानीय निकायों के जब विचार विमर्श होता है तो महिलाएं अपनी मौजूदगी रखती है और नई नई बातें उसमें जोड़ती है और नए नए मुद्दों को उसमें लेकर के आती है और एक नया ही पहलू जनता के सामने रखती है। अनेक मामलों में यह देखा गया है कि महिलाएं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में असफल रही अथवा महिला को पद पर आसीन कराकर परिवार का पुरुष उसके बहाने फैसले लेता रहा। यह नेगेटिव पॉइंट है बेटा, ये नेगेटिव पॉइंट है भारत में स्थानीय शासन व्यवस्थाओं का कि असफल महिलाएं अपनी मौजूदगी नहीं करा पाई। सारा का सारा जो कार्य संभाल रहे हैं वो परिवार के जो पुरुष है वो सारा का सारा कार्य संभालते हैं। लेकिन ऐसी घटनाओं में तेजी से कमी आ रही, पर अब ये धीरे धीरे डाउन होती जा रही है और महिलाएं जब जिस पद पर निर्वाचित होती हैं वो अपना काम संभाल रही हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को संविधान संशोधन ने ही अनिवार्य बना दिया था। इसके साथ ही अधिकांश प्रदेशों ने पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान बनाया। भारत की जनसंख्या में 16.2% अनुसूचित जाति के लोग हैं और 8.2% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है।
स्थानीय शासन के शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों में इन समुदाय के सदस्यों की संख्या लगभग 6.6 लाख है, मतलब 6,60,000 यह है, मतलब SC/ST के 6,60,000 लोग निर्वाचित सदस्य हैं। इससे स्थानीय निकायों की सामाजिक बनावट में भारी बदलाव आया है। ठीक है, मतलब पहले जहां पे सिर्फ और सिर्फ इन वर्गों के लोग अध्यक्ष पंच नहीं हुआ करते थे, अब इनकी भी मतलब एक पूरी सामाजिक बनावट है। मतलब एक ग्राम पंचायत बन रही है तो उसमें ऊंची जाति का, पिछड़ी जाति का, दलित, महिला, पुरुष, ठीक है, सभी वर्गों से एक मिला जुला सा वो ग्राम पंचायत होती है। मतलब सबके अनुसार ही अब फैसले होंगे। ये निकाय जिस सामाजिक सच्चाई के बीच काम कर रहे हैं, अब उस सच्चाई की नुमाइंदगी निकायों के जरिए ज्यादा हो रही है। तो इसी सामाजिक सच्चाई के भाई सब मिलजुल करके काम करें, ये अब इनसे संभव हो पाया। कभी कभी इसमें तनाव भी पैदा हो जाता है। ठीक है, अब कैसे तनाव पैदा होता है वो देखिए। जो तबका सामाजिक रूप से प्रभावशाली होने के कारण गांव पर अपना नियंत्रण रखता था, वह अपने इस दबदबे को छोड़ना नहीं चाहता। देखिए, अब कुछ वर्ग ऐसे हैं जो कि अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते कि भाई पिछड़ी जाति के लोग हो, ठीक है, इस जाति के लोग हो वो पंच बने, सरपंच बने, या महिलाएं पंच बने हैं और वो हमें आदेश दे, जैसे पुरुषों में एक रहता है, ईगो वाला रहता है। तो जो वर्ग प्रभावशाली था वो अपने उस प्रभाव को छोड़ना नहीं चाहता था, और वो नहीं चाहता था कि कभी भी उनसे जो नीचे के वर्ग हैं वो राज करें, परंतु वो अब संभव नहीं है। अब जैसे संविधान आया और संविधान में व्यवस्थाएं करी गई, फिर 73वां 74वां संविधान संशोधन करा गया, आरक्षण की व्यवस्था करी गई, तो यहाँ पे कभी कभी थोड़ा वो तनाव हो जाता है कि वो अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहते और जो दूसरे वर्ग है वो अपनी पावर लेना चाहते हैं। इससे सत्ता के लिए संघर्ष तेज होता था, लेकिन तनाव और संघर्ष हमेशा बुरे नहीं होते। जब भी लोकतंत्र को ज्यादा सार्थक बनाने और ताकत से वंचित लोगों को ताकत देने की कोशिश होगी तो समाज में संघर्ष और तनाव होना ही है। और जब देखिए एक वर्ग ऐसा है जो अपनी सत्ता को छोड़ना नहीं चाहता और एक वर्ग ऐसा है जिसके पास जीवन में कभी सत्ता नहीं आई, वो सत्ता पाना चाहता है, तो दोनों के बीच में तनाव संघर्ष एक आम बात है। ठीक है ना, और लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा बहुत तनाव संघर्ष बेहतर बताया गया है। ठीक है, कि वो ठीक है और उससे फिर एक बेहतर नतीजे हमें देखने को मिलते हैं। संविधान के संशोधन ने 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले किया है। ये सारे विषय स्थानीय विकास और कल्याण की जरूरतों से संबंधित है। स्थानीय शासन के कामकाज के पिछले दशकों के अनुभव बताते हैं कि भारत में इसे अपना कामकाज स्वतंत्रता पूर्वक करने की छूट बहुत कम है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट में और देख लीजिएगा कि थोड़ा सा स्थानीय शासनों को स्वतंत्रता पूर्वक आजादी से काम करने की जो छूट है वो बहुत कम है बच्चों। अनेक प्रदेशों ने अधिकांश विषय स्थानीय निकायों को नहीं सौंपे। अब ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब काफी प्रदेश सरकारों ने अधिकांश जो विषय वो स्थानीय निकायों को सौंपे नहीं, मतलब उनको पावर दी नहीं। इसका मतलब यह है कि स्थानीय निकाय कारगर ढंग से काम नहीं कर सकते। इस तरह इतने सारे जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का पूरा काम बस प्रतीकात्मक बनकर रह गया है। मतलब अब इतने जो हम लोगों ने चुने वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल के रूप में है कि हाँ साहब हमने चुन रखे, पर उनको पावर नहीं मिली तो वो फिर काम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़े से नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलते हैं। कुछ लोग स्थानीय निकायों के निर्माण की यह कहकर आलोचना करते हैं कि इससे प्रादेशिक और केंद्रीय स्तर पर जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आता। कुछ लोग इसलिए भी बुराई करते हैं कि जो प्रदेश में मतलब राज्य में और केंद्र लेवल पे, मतलब राज्य सरकार पे और केंद्र सरकार के स्तर पे जो फैसले लिए जाते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, मतलब स्थानीय सरकारों की जो समस्या है या स्थानीय लेवल की जो समस्या है उनमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। स्थानीय स्तर की जनता के पास लोक कल्याण के कार्यक्रमों अथवा संसाधनों के आवंटन के बारे में विकल्प चुनने की ज्यादा शक्ति नहीं होती। तो जो स्थानीय स्तर की जो जनता है उसके पास लोक कल्याण के काम करने के लिए कार्यक्रम और संसाधनों को चुनने का ज्यादा अवसर नहीं होता। जो राज्य सरकार से, जो केंद्र सरकार से मिलता है बस उसी से वो लोग काम चला रहे हैं। स्थानीय निकायों के पास अपना कह सकने लायक धन बहुत कम है, मतलब धन बहुत कम है, उनके पास पैसा बहुत कम है और कार्य उनके पास बहुत ज्यादा है। स्थानीय निकाय प्रदेश और केंद्र की सरकार पर वित्तीय मदद के लिए निर्भर होते हैं। तो जो पंचायत वाले हैं, नगर परिषद वाले हैं, ये सब क्या है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकारों पे ज्यादा निर्भर है कि हमें थोड़ा सा डोनेशन दे दें, हम ज्यादा विकास करा लें। मतलब धन जो है वो सिर्फ कहने मात्र है, बहुत कम है। शहरी स्थानीय निकायों का कुल राजस्व उगाही में 0.24% का योगदान है, जबकि सरकारी खर्च का 4% इन निकायों द्वारा व्यय होता है। देखो अब शहरी स्थानीय निकायों में देखो टोटल जो राजस्व उनको मिलता है उसका 0.24 मतलब 1% राजस्व में 100 रुपए है ना, तो 100 रुपए में से बेटा 1 रुपया भी नहीं मिल रहा, 1 रुपया भी नहीं मिल रहा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 24 पैसे आ रहे हैं और खर्चा कितना हो रहा है, 4% का खर्चा कर रहे हैं, मतलब 4 रुपए खर्च कर रहे हैं और मिल 1 से भी कम रहा है। इस तरह स्थानीय निकाय कमाते कम और खर्च ज्यादा करते हैं। इसी कारण ये निकाय अनुदान देने वाले पर निर्भर होते हैं। अनुदान मतलब डोनेशन सरकार जो होते हैं, ठीक है, उन पर ज्यादा निर्भर होते हैं।
चलिए, तो यहां तक अपना जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो एक बोलीविया की कहानी है उस पर नजर डाल लेते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सफल उदाहरण के रूप में अक्सर लातिनी अमेरिका के देश बोलीविया का नाम लिया जाता है। तो ये ग्रीन ग्रिड में जो आपको देखने को मिल रहा है ये बोलीविया है। और फिर से मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि बोलीविया के बारे में आपने क्लास 10th में चैप्टर 5 में पढ़ा था। अब मुझे जल्दी से आज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कौन कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैप्टर 5 क्लास 10th का पढ़ा था। ठीक है, बोलीविया का नाम लिया जाता है। सन 1994 में पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ जन भागीदारी कानून के तहत विकेंद्रीकरण करके सत्ता स्थानीय स्तर को सौंपी गई। देखिए, अब 1992-93 में हमारे शुरू हुई और 1994 में इनके हो गई। पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ, ठीक है, ये एक कानून लेकर के आया गया, जन भागीदारी कानून, जनता की भागीदारी हो और उसमें स्थानीय स्तर को कानून सौंप दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप महापौर और लोकतांत्रिक चुनाव का संभव हो पाया। तो अब महापौर के जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक रूप से संभव हो पाया। देश को नगर पालिकाओं में विभाजित किया गया और एक ऐसी प्रणाली अपनाई गई कि नई नगर पालिकाओं को धन स्वतः हस्तांतरित हो जाए। अब पूरे देश को नगर पालिकाओं में विभाजित कर दिया गया और इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की प्रणाली अपनाई गई कि ऑटोमेटिकली जो धन है वो नगर पालिकाओं को हस्तांतरित, तो उनका तो पूरा सिस्टम बना दिया कि इन चीजों का पैसा नगर पालिकाएं रखेंगी। बोलीविया में 314 नगर पालिका है। नगर पालिकाओं की अगुवाई जनता द्वारा निर्वाचित महापौर करते हैं। ठीक है, अब वही नगर पालिका फिर वहां से पार्षद या पंच जो होंगे वो चुने जाएंगे, फिर महापौर होगा, महापौर पूरी नगर पालिका की अगुवाई करेगा। जैसा सिस्टम इंडिया में ऑलमोस्ट वैसा ही है। इन्हें प्रेसिडेंटे म्युनिसिपल भी कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंटे म्युनिसिपल कहा जाता है। महापौर के साथ एक नगर पालिका परिषद भी होती है। नगर पालिका परिषद मतलब, परिषद का मतलब होता है बेटा जो एडवाइस देने वाले हो। तो जैसे मैं आपको कहूं, जैसे आज आप इंडिया में देखिए महापौर है, अब महापौर के साथ क्या है, जितने भी जो पार्षद है वो उसकी पूरी परिषद ही है। वो पार्षदों से चर्चा करेंगे और करेंगे। उसके अलावा सचिव होते हैं, सचिव अधिकारी होते हैं, आरएस अधिकारी जिस भी स्टेट का होगा, या आईएएस अधिकारी वो अधिकारी होते हैं, वो उनको सुझाव देते हैं। ठीक है ना, तो नगर पालिका परिषद है। स्थानीय स्तर के देशव्यापी चुनाव हर 5 वर्ष में होते हैं। बोलीविया की स्थानीय सरकार को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा बहाल करने तथा आधारभूत ढांचे के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखा जाए, शिक्षा सुविधाओं को ध्यान में रखा जाए और आधारभूत जो ढांचा, जो बेसिक सिस्टम है, बिजली मिलनी चाहिए, बेहतर सड़कें होनी चाहिए, इन सबका रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बोलीविया में देशव्यापी राजस्व उगाही का 20% नगर पालिकाओं को प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है। तो देशव्यापी जितना भी टोटल पूरे देश में जितना भी राजस्व मिलता है सरकार को, जितना भी रेवेन्यू मिलता है, उसका 20% किसको दिया जाता है? नगर पालिकाओं को दिया जाता है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से कि भाई वहां पे इतने व्यक्ति रहते हैं, तो उस नगर पालिका में इतने व्यक्ति है तो उस हिसाब से उसको इतना फंड देना चाहिए। ये एक अच्छा काम है कि भाई अच्छा खासा फंड स्थानीय स्तर को दिया जा रहा है। नगर पालिका को मोटर वाहन, शहरी संपदा तथा बड़ी कृषि संपदा पर कर लगाने का अधिकार है। तो मोटर वाहनों पर कर लगा सकती है नगर पालिका। शहरी संपदा, जो शहर की संपदा, उस पर लगा सकती है। बड़ी जो कृषि संपदा, उस पर भी टैक्स लगा सकती है। इन नगर पालिकाओं के बजट का अधिकांश हिस्सा वित्तीय हस्तांतरण की प्रणाली के जरिए प्राप्त होता है। तो फाइनेंशियली ट्रांसफर उनको कर दिया जाता है। इसी के साथ आज ये वाला टॉपिक और आज हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है बच्चों। और आज इसी के साथ अपने इस किताब के 8 अध्याय जो हैं वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं और एक जो दूसरी किताब है उसका भी पहला अध्याय हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके 2 अध्याय और बाकी हैं, वो 2 अध्याय पूरे कंप्लीट करेंगे। और जिन भी बच्चों को अगर जानकारी ना हो कि लर्न एंड शेयर आर्ट्स का टेलीग्राम चैनल बन चुका है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उस चैनल से जल्द जुड़ जाए। अब आप पूछोगे सर कैसे जुड़े हैं, तो कुछ ही नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करें और फिर टेलीग्राम में चले जाएंगे, ज्वाइन का बटन दबाएं। उससे आपको सारी की सारी जानकारियां मिल जाएंगी कि कब क्या नया होने वाला है, कौन सा वीडियो आने वाला है, कब से कौन सी क्लासेस शुरू होंगी, क्या नया होगा, कब कोर्सेज लॉन्च होंगे, जो भी व्हाटएवर जो भी जानकारी होगी वो आपको वहां मिलेगी। पढ़ते रहे और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को, सबको इस चैनल के बारे में बताते रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।